जय हिंद दोस्तों, हम हितेश पांडे। हिमालय का दूसरी सीरीज है, ये दूसरा सीरीज होगा हमारा हिमालय का। हमने कहा है कि हिमालय 3 वीडियो लेकर आएंगे, 3 में पूरी तरीके से हिमालय आपके दिलो दिमाग में बसा देंगे। तो ऐसा ही होगा। हमने पढ़ लिया है कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और हमने क्या पढ़ा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा, हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा। और आज का मेरा जो चैप्टर है, आज का मेरा चैप्टर है हिमालय की श्रेणियाँ, हिमालय की चोटियाँ। हिमालय की श्रेणियाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आती है। देखते हैं हिमालय की श्रेणियाँ की चर्चा करते हैं आज। तो हिमालय को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को कितने श्रेणी में बांटा गया? 4 श्रेणी में। ये सब लिखते जाइएगा। पहला लिखिए, नंबर 1, हिमालय को हेडिंग में लिखिए कि हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा गया। पहला लिखिएगा ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहा गया। फिर लिखिए दूसरा महान हिमालय, लिखिए दूसरा महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। ठीक है, लिखिए दूसरा में महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। ये सब इसी का, रेड वाला जो लाइन है ये है आपका महान हिमालय। ये जो रेड वाला दिख रही है, ये इसके ऊपर में ये जो तीनों दिख रहा है आपका, ये ट्रांस हिमालय का तीनों श्रेणियां हैं। तो ये महान हिमालय को क्या क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर इसी को कहते हैं हिमाद्री हिमालय। इसके बाद जिस चोटी की चर्चा करेंगे, जिस श्रेणी की चर्चा करेंगे, वो है मध्य हिमालय या फिर इसी को कहते हैं लघु हिमालय या फिर इसी को कहते हैं हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे ये देखिए जो टूटी फूटी है ना जगह जगह पर, ये जो ब्लू कलर से, यही है हमारा मध्य हिमालय। इसके बाद चर्चा करेंगे आपका ये ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया है, ये है आपका शिवालिक श्रेणी। तो इन 4 श्रेणियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए ट्रांस हिमालय। अब हेडिंग डालकर चलिए ट्रांस हिमालय। अब देखिए ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 4 श्रेणियों को पढ़ना है आपको। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। देखिए ये सबसे उत्तर में जो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? काराकोरम। इसके बाद जो बीच में है इसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी, और इसके बाद जो सबसे नीचे है इसको कहते हैं जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां हैं यहाँ पर पढ़ना। हमने डिनोट कर दिया, पूरा काराकोरम नहीं लिखा है, सिर्फ के से डिनोट किया है। इसके बाद लद्दाख को सिर्फ एल से डिनोट किया है और जास्कर को सिर्फ जे से डिनोट किया है। आप पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पर मैं फिगर बनाइएगा तो यहाँ पर लिखिएगा काराकोरम, यहाँ पर लिखिएगा लद्दाख, फिर यहाँ पर लिखिएगा जास्कर। ठीक है, अब हेडिंग डालिए काराकोरम। लिखिए काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर, ट्रांस हिमालय की कश्मीर में सबसे उत्तरतम श्रेणी है। लिखिए काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। मतलब ट्रांस हिमालय की सबसे, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 इसी काराकोरम श्रेणी पर बसा हुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 इसी काराकोरम श्रेणी पर बसा हुआ है। ये देखिए K2 यहां पर, इसी का नाम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए K2 इसका नाम कैसे पड़ा। ये देखिए ये हमारा काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पर देखिए, काराकोरम श्रेणी पर बहुत सारे चोटियां हैं, बहुत सारे चोटियां हैं। तो देखिए ये चोटी इस तरह निर्माण होता गया काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, तो काराकोरम के से स्टार्ट होता है, तो इन चोटियों का नाम दे दिया गया K1, K2, K3, K4। तो इसमें देखा गया जो 2 नंबर पर था K2 था, उसकी हाइट सबसे अधिक है। तो K2 की हाइट है आपकी 8611 मीटर। K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर।
ठीक है। केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, जिसके कारण लिखिए काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, जिसके कारण ये सालों भर हिमाच्छादित रहता है। यहाँ पर सालों भर हिमपात होता रहता है। ठीक है, लिखिए कि काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर सालों भर हिमपात होता रहता है, जिसके कारण ये सालों भर हिमाच्छादित रहती है। यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाया जाता है। अब लिखिए कि काराकोरम श्रेणी पर हिमपात होने के कारण बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी पर हिमपात होने के कारण बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कुछ ग्लेशियर का नाम लिख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला लिखिए सियाचिन ग्लेशियर, पहला लिखिए सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ लिखिए सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये लिखिए सियाचिन ग्लेशियर कहांगे। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, ये लिखिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर है। फिर लिखिए दूसरे नंबर पर और एग्जाम्पल लिख लीजिए बियाफो ग्लेशियर, लिखिए बियाफो ग्लेशियर। फिर लिखिए बाल्टोरा ग्लेशियर, ठीक है। फिर लिखिए बाल्टोरा ग्लेशियर। फिर लिखिए हिस्पर ग्लेशियर, फिर लिखिए हिस्पर ग्लेशियर। इन 4 ग्लेशियरों का आप नाम जरूर याद रखिएगा। ये 4 ग्लेशियर पूछता है कि फलाना ग्लेशियर किस श्रेणी पर है, तो पूछेगा कि हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी पर है तो मारेंगे काराकोरम श्रेणी पर। पूछेगा सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी पर है तो मारेंगे काराकोरम श्रेणी पर। या फिर पूछेगा हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी पर है तो काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, ये रहा काराकोरम श्रेणी। फिर लिखिए अगला पॉइंट, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ट्रांस हिमालय की दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है। लिखिए काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में ट्रांस हिमालय की दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी है, जिसका नाम लद्दाख श्रेणी है, जिसका नाम लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, फिर लिखिए लद्दाख श्रेणी पर ही दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी स्थित है। लिखिए लद्दाख श्रेणी पर ही दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी स्थित है, जिसका नाम राकापोफी है। क्या नाम है इसका? राकापोफी, राकापोफी। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहां पर देखिए, ये लद्दाख को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। लद्दाख श्रेणी जब जम्मू कश्मीर पार करके, लद्दाख श्रेणी जब जम्मू कश्मीर पार करके तिब्बत में पहुंचती है तो उसी को, उसका नाम कैलाश श्रेणी हो जाता है। तिब्बत में लद्दाख का नाम कैलाश श्रेणी हो जाता है। देखिए यहां पे इसका नाम कैलाश श्रेणी, कैलाश, ये वाला फर्क है ना, कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये लद्दाख है हमारा। लद्दाख श्रेणी जब तिब्बत में जाता है तो उसका नाम कैलाश श्रेणी हो जाता है। कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कैलाश है। कैलाश श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट कैलाश है, जिसकी हाइट 6714 मीटर है, जिसकी हाइट 6714 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। और मार्कर थोड़ा ले ले। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में
लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पे तिब्बत से निकलती है ये श्योक, नहीं दिख रहा होगा, ना दे रहे थोड़ा सा। लद्दाख नदी के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है जो सिंधु की सहायक नदी है। लिखिए, लद्दाख नदी के उत्तर में श्योक नदी प्रवाहित होती है जो सिंधु की सहायक नदी है। फिर लिखिए, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लिखिए, लद्दाख श्रेणी की दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अब देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान, सिंधु नदी का उद्गम स्थान, ये देखिए ये कैलाश श्रेणी है। लिखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कैलाश श्रेणी के ढाल पर, लिखिए कैलाश श्रेणी के ढाल पर चोंगयांग टुंग ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणतम ढाल, कैलाश श्रेणी के दक्षिणतम ढाल के चोंगयांग टुंग ग्लेशियर से होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, कैलाश श्रेणी के दक्षिणतम जो ढाल है उस पर एक तो ग्लेशियर है जिसका नाम है चोंगयांगटुंग। यहाँ पर एक तो ग्लेशियर है जिसका नाम है चोंगयांगटुंग। यहाँ पर एक बड़ा सा है आपका, देखिए यहाँ पर ये चोंगयांगटुंग ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है सिंधु नदी। ये राकसताल है, ठीक है, ये राकसताल। अब राकसताल के बगल में ही है चोंगयांगटुंग ग्लेशियर, जो कहाँ, चोंगयांगटुंग ग्लेशियर जो कैलाश श्रेणी के ढाल पर बसा हुआ है। ये देखिए इस तरह निकलता है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है। ये सिंधु नदी निकल रही है, देखिए ये जा रही है, जो पाकिस्तान में ले जाकर अपनी जल को गिरा देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह बसा हुआ है। देखिए, सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह बसा हुआ है। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख श्रेणी सालों भर हिमाच्छादित रहता है। लिखिए, लद्दाख श्रेणी सालों भर हिमाच्छादित रहता है। अब हिमाच्छादित क्यों रहता है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इसका भी रीजन देख लीजिए। हमारा जो हिम रेखा है वो कितनी है, हिम रेखा की लंबाई है 4400 मीटर। 4400 मीटर। हम जानते हैं कि 4400 मीटर से अगर ऊपर जल को ले जाएंगे तो बर्फ में तब्दील हो जाता है। 4400 मीटर से अगर ऊपर जल को ले जाएंगे तो बर्फ में तब्दील हो जाता है, और इस सब की तो औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर से ऊपर है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो तो बर्फ ही बर्फ रहेगा, वो हमेशा हिमपात ही होता रहेगा। तो जिसके कारण ये सालों भर हिमाच्छादित रहता है। इसी हिमाच्छादित क्षेत्र में भारत का सबसे शुष्क प्रदेश लेह बसता है। इसी हिमाच्छादित क्षेत्र में भारत का सबसे शुष्क प्रदेश लेह बसता है। यहाँ क्या है, लेह। अब आइए, ये हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कई बार पूछा हुआ है कि लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में प्रवाहित होता है। तो देखिए इधर से सिंधु है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी। श्योक नदी इधर जाके पाकिस्तान में यहाँ पर सिंधु में ही मिल जाती है, सिंधु की ही सहायक नदी है श्योक नदी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लेह किस नदी के तट पर स्थित है, तो लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बसती है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि श्योक नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो श्योक नदी लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है। इट दैट क्लियर हो गया। फिर नीचे आइए, हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए जास्कर श्रेणी। लिखिए जास्कर श्रेणी। लिखिए जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी
नंगा पर्वत है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। लिखिए पहला पॉइंट में, ये देखिए ये जो है नंगा पर्वत है, ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका नंगा पर्वत। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। ये देखिए ये हमारा लाल वाला महान हिमालय जा रहा है, यहीं पर मिल जाता है इसी से, ये जो है ना इसी से मिल जाता है, तो इसी से इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, तो नंगा पर्वत। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की जम्मू कश्मीर में सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। लिखिए जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। ठीक है, लिखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर भी सालों भर हिमाच्छादित रहता है, यहाँ पर भी सालों भर हिमाच्छादित रहता है। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय खत्म। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता ट्रांस हिमालय से। हमने ट्रांस हिमालय के हर पॉइंट को दिखा दिया आपको। ट्रांस हिमालय के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लीजिए कि ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद चालू होता है महान हिमालय, तो ये अलग हुआ है। तो लिखिए ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है सचर जोन। ट्रांस हिमालय सचर जोन के द्वारा महान हिमालय से अलग करता है। तो ये जो इसको अलग करता है इसको क्या बोलते हैं? सचर जोन। ये लेकिन कई बार पूछ चुका है, सचर जोन। ठीक है, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है सचर जोन। क्लियर? अब देखिए, अब हेडिंग डालिए महान हिमालय। लिखिए पॉइंट, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, फिर या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए महान हिमालय पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। महान हिमालय पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। देखिए यहाँ पर ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसका नाम माउंट एवरेस्ट, नीचे ही लिख दे रहे हैं। माउंट एवरेस्ट। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए महान हिमालय पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। ये देखिए ये भी भारत की, अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब तो मारेंगे K2, लेकिन महान हिमालय पर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सा मारेंगे? ये देखिए कंचनजंगा। ये हिमालय की चोटी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय की चोटी है K2। और ये जो K2 है ये POK में स्थित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। ये K2 जो है ये POK में स्थित है। और ये जो सिक्किम राज्य में, ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से भारत में स्थित है। तब पूछेगा क्वेश्चन ऐसे फंसाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। किस पर्वत श्रेणी पर है? तब महान हिमालय पर है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या मारेंगे? K2 मारेंगे। लेकिन पूछे यही क्वेश्चन इस तरह घुमाएगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भी मारेंगे कंचनजंगा, क्योंकि ये तो हिमालय की चोटी ही नहीं है, ये तो ट्रांस हिमालय की चोटी है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन फंसाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जिसके कारण यहाँ पर सालों भर हिमाच्छादित रहता है। लिखिए महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जिसके कारण यहाँ पर सालों भर हिमाच्छादित रहता है। और महान हिमालय पर कई बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। लिखिए महान हिमालय पर कई बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिएगा
पहला लिखिए, देखिए उत्तराखंड में 2 ऐसे ग्लेशियर हम पढ़ाएंगे अलग से। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर पढ़ाइए, देख लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, ये रेडे से बना दे रहे हैं। देखिए इस उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए मिलाम ग्लेशियर, देखिए मिलाम ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर है और उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है। देखिए उत्तराखंड में 2 बड़े ग्लेशियर हैं, एक ठो का नाम है मिलाम और दूसरे का नाम है गंगोत्री। एक ठो और ग्लेशियर का नाम पूछता है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर महान हिमालय पर सिक्किम राज्य में स्थित है। ये देखिए जेमू ग्लेशियर, यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं जेमू। ये कई बार पूछ चुका है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये आपका मिलाम और गंगोत्री से गंगा निकलती हैं और मिलाम भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि महान हिमालय पर भारत की, लिखिए महान हिमालय पर भारत की प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। लिखिए महान हिमालय पर ही भारत की प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। जैसे लिखिए जोजिला दर्रा, लिखिए जोजिला दर्रा, फिर लिखिए बुर्जिला दर्रा, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए आपका यहाँ पर लेपुलेख दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, दर्रा के एक तो चैप्टर ही लेकर आएंगे, कौन सा राज्य में कौन सा दर्रा है, किस दर्रे से कहाँ पर कौन सा मार्ग चलता है, किस दर्रे से कहाँ पर कहाँ के लिए रोड निकलता है, ये सब की चर्चा करेंगे। लेकिन मोटा मोटी यहाँ पर देखेंगे दर्रा, क्योंकि पूछता है। अब देखिए दर्रा की चर्चा कर रहे हैं तो रोहतांग दर्रा, लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, जेलेपला दर्रा, यांगयाप्पा दर्रा, बोमडीला दर्रा, ये सब महान हिमालय की प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये हुआ आपका महान हिमालय। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। महान हिमालय के बाद हेडिंग डालिए मध्य हिमालय। लिखिए मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। लिखिए मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई, लिखिए मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब देखिए एक तो क्वेश्चन समझिए कि मध्य हिमालय है ये कंटिन्यूअसली नहीं है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेट हिमालय ये कंटिन्यूअसली है, ये कहीं टूटा नहीं है, ये यहाँ से वहाँ तक है। लेकिन मध्य हिमालय जो है वो टूटा फूटा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए मध्य हिमालय कंटिन्यूअस नहीं है, मध्य हिमालय लगातार नहीं है, मध्य हिमालय जगह जगह पर टूटा फूटा है, जिसके कारण मध्य हिमालय का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। लिखिए जिसके कारण मध्य हिमालय को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखिए देखिए यहाँ मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, लिखिए मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये वाला श्रेणी पीर पंजाल है, पीर पंजाल। लिखिए मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मध्य हिमालय को, ये देखिए यहाँ ये दूसरी जो है। फिर लिखिए मध्य हिमालय को उत्तराखंड में नाग टिब्बा
श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में, ये वाला देखिए, ये वाला, ये जो है इसको कहते हैं नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी। एकदम जैसे जैसे बोल रहे हैं बेहतरीन नोट्स बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए ये मध्य हिमालय को उत्तराखंड में नाग टिब्बा श्रेणी कहते हैं, जबकि मध्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी ये है। मध्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को धौलाधार श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? धौलाधार। धौलाधार श्रेणी। जबकि मध्य हिमालय, यहां पर एक और श्रेणी है मध्य हिमालय की, यहां पर इस तरह। मध्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को, मध्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कुमायूं हिमालय कहते हैं। देखिए, मध्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। मध्य हिमालय और महान ग्रेट हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां पाई जाती है। लिखिए, मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां पाई जाती हैं। अब इन घाटियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन घाटियों को हम देख लेते हैं। घाटियां होता क्या है? घाटियां किसे कहते हैं? डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? देखिए, पढ़ाई का मतलब है नॉलेज गेन करना। अगर आपको नॉलेज है अंदर से, अगर बेसिक से आपको नॉलेज है, तब परीक्षा में चाहे कितना भी घुमाएगा क्वेश्चन, एग्जामिनर कितना भी इधर उधर से क्वेश्चन लाएगा, आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अब रटा रोटा याद करेंगे, सबसे बड़का ग्लेशियर, सबसे छोटका ग्लेशियर, सबसे ऊंचा चोटी, सबसे नीचा चोटी, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम निकलेगा। पढ़ाई का मतलब है आप एकदम समझ कर, आपको समझ के साथ साथ आपको फैक्ट याद करना है। खाली अगर फैक्ट पर जाएंगे तो अब एग्जाम नहीं निकलने वाला है, कंपटीशन बहुत हाई है। खाली फैक्ट अगर सोचेंगे, खाली फैक्ट लुसेंट से रट कर कंपटीशन फाइट कर लें तो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपके पास लुसेंट पड़ा है, फैक्ट रटिए वहाँ से। लेकिन अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो समझ विकसित होगा, समझ विकसित होगा, फैक्ट भी याद होगा, और इतना समझ विकसित हो जाएगा कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमाए, आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए अब देखिए। मध्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को कुमायूं हिमालय कहते हैं। मध्य हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? धौलाधार श्रेणी कहते हैं। आप देखिए, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां पाई जाती है। ठीक है, उन घाटियों का नाम लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर में, लिखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी है। ठीक है, कश्मीर घाटी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। फिर लिखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। ये कहाँ, इसका नाम लिखे, यहाँ पर हम नाम लिख दे रहे हैं इसका। ये देखिए, तीर खींच के नाम लिख दे रहे हैं, कुल्लू घाटी। ऐसे बहुत सारी घाटियां हैं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे पूछता है उसको हम लिख दे रहे हैं। घाटी वाले चैप्टर में और सबको लिखवा देंगे। और कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश में दो घाटियां याद करिएगा, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। जबकि उत्तराखंड में दून वैली और फूलों की घाटी, दून घाटी और फूलों की घाटी। उत्तराखंड में लिख लीजिएगा, हेडिंग में, नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ, लिख लीजिएगा। उत्तराखंड में ये दून घाटी और ये फूलों की घाटी। फूलों की घाटी न जाने कई एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर घाटी कहाँ पर है? 4 ठो ऑप्शन दे देता है, 4 ठो राज्य दे देता है, 4 ठो घाटियाँ देता है, मिलाने के लिए मिलाइए, तो पता रहना चाहिए। एक ठो और लिख लीजिए, काठमांडू घाटी। यहाँ पर लिखिए काठमांडू घाटी, नेपाल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि काठमांडू घाटी किन दो श्रेणियों के बीच बसता है? तो मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय। कुल्लू घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में बसता है? तो क्या करेंगे? मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। समझ गए इतना? फिर लिखिए,
अब हमने क्या बता दिया कि ये जो कुल्लू घाटी है, ये मध्य हिमालय है, ये लगातार नहीं है, ये तो टूटा फूटा है और हर जगह पर अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग नाम है। लेकिन एक पॉइंट इसी में पहले लिख लीजिए कि कुल्लू घाटी का ढाल बहुत तीव्रतम नहीं है। कुल्लू घाटी का ढाल बहुत तीव्रतम ढाल नहीं है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसके कारण एक मिनट देखिए, सॉरी जो लिखे हुए काट दीजिए। लिखिए कि मध्य हिमालय का ढाल बहुत तीव्रतम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कई सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जम्मू कश्मीर में घास का मैदान क्या है? सोनमर्ग और गुलमर्ग, दो ठो लिखिए। जम्मू कश्मीर में यहां पर लिख दे रहे हैं सोनमर्ग और दूसरा लिख रहे हैं गुलमर्ग, जिसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड में घास के मैदान को पुग्याल और कयाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में क्या नाम जानता है? पुग्याल और कयाल के नाम से। ये उत्तराखंड में पुग्याल और कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लिखिए, अभी हमने क्या पढ़ाया आपको कि मध्य हिमालय को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। इसको हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका नाम क्या दिए हैं? पीर पंजाल श्रेणी। अब हेडिंग डालिए पीर पंजाल श्रेणी। लिखिए पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी पर दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं, जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। लिखिए पीर पंजाल श्रेणी पर ही पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है। लिखिए पीर पंजाल श्रेणी पर ही पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा है, जिससे होकर जो बनिहाल दर्रा है उसी से होकर जवाहर सुरंग जाती है। जवाहर सुरंग जो रोड है वो बनिहाल दर्रे से होकर पीर पंजाल दर्रे को पार करती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि पीर पंजाल दर्रे पर ही पर्यटन स्थल शिमला और शिमला और गुलमर्ग स्थित है। लिखिए पीर पंजाल श्रेणी पर ही शिमला और गुलमर्ग पर्यटन स्थल स्थित है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, आइए धौलाधार। हेडिंग डालिए धौलाधार। लिखिए धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। लिखिए धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए धौलाधार श्रेणी पर बहुत सारे पर्यटन स्थल स्थित है। धौलाधार श्रेणी पर बहुत सारे पर्यटन स्थल स्थित है, ठीक है, जिसमें से लिखिए कुल्लू मनाली। लिखिएगा फॉर एग्जांपल कुल्लू मनाली डलहौजी धर्मशाला एक्स्ट्रा, ये सब लिख लीजिए। यही सब क्वेश्चन पूछता है कि किस पर्वत श्रेणी पर कुल्लू स्थित है, किस पर्वत श्रेणी पर, मध्य हिमालय के किस पर्वत श्रेणी पर कुल्लू स्थित है, मध्य हिमालय के किस पर्वत श्रेणी पर मनाली स्थित है। तो ये सब धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। मध्य हिमालय के किस श्रेणी पर डलहौजी स्थित है, ये सभी मध्य हिमालय में स्थित है। फिर अगला पॉइंट लिखिए कि मध्य हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी को क्या बोलेंगे? ये सबसे उत्तरतम श्रेणी को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। सबसे उत्तरतम श्रेणी को कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में जो श्रेणी है उसको क्या बोलेंगे?
नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मध्य हिमालय महान हिमालय के समानांतर है। मध्य हिमालय महान हिमालय के समानांतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि मध्य हिमालय को, ये देखिए यहां से, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से मेन श्रेणी, मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। लिखिए, मध्य हिमालय को ग्रेट हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। ये हो गया आपका मध्य हिमालय। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लिए, मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए हेडिंग डालिए शिवालिक श्रेणी, हेडिंग डालिए शिवालिक श्रेणी। लिखिए, शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी की, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच है। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण, शिवालिक श्रेणी का निर्माण महान हिमालय और ग्रेट हिमालय के मलबा से हुआ है। लिखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण महान हिमालय और मध्य हिमालय के मलबा से हुआ है। फिर लिखिए, शिवालिक श्रेणी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच में कई सारी घाटियां पाई जाती है। घाटियां मतलब समझते हैं कि दो पर्वतों के बीच स्थित समतल भाग जहां पर गांव बस सके उसे घाटियां कहते हैं। मतलब क्या, दो पर्वतों के बीच स्थित समतल भाग जहां पर गांव बस सके, गांव रह सके, उसे घाटियां कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए कि शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच कई सारी घाटियां पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच कई सारी घाटियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, लिखिए उन घाटियों का नाम। शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती है उसको पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देहरादून, हरकी-दून, और नेक्स्ट है पटली-दून। मध्य हिमालय में शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती है उसे पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून, पाटली-दून, हरकी-दून। जबकि पूरब में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे हरिद्वार, कोटद्वार और पोटद्वार। लिखिए, हरिद्वार, कोटद्वार और पोटद्वार। ठीक है, अब देखिए, इतना समझ गए। ये रहा हिमालय की चोटियाँ। ठीक है, ये रहा हिमालय की
चोटियाँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार। ये रहा हिमालय की चोटियाँ। आप देखिए, लिखिए हिमालय, अगले पॉइंट में लिखिए हिमालय जब लिखिए हिमालय पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूरब में सकरा होता गया है। हिमालय पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूरब में सकरा होता गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए हिमालय की पश्चिम में हाइट पूरब की अपेक्षा कम है। हिमालय की पश्चिम की ऊंचाई पूरब की अपेक्षा, पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए हिमालय अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत के पास से हिमालय इतना सकरा हो गया कि वो मुड़ गया है, ये मुड़ गया है और इसे म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। इसे म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है और भारत के राज्यों में ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है जिसे क्षेत्रीय नाम दिया गया है। जैसे मिजोरम में इसे मिजो की पहाड़ी या लुसाई की पहाड़ी कहते हैं, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी कहेंगे, नागालैंड में नागा की पहाड़ी कहेंगे और अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम कहते हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसका और नाम है डीएम। ऐसे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे, डाफला है, फिर मिरी है, फिर अबोर है, फिर मिसमी है। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ टूट टूट कर बनी है। ठीक है, फिर लिखिए इधर पूर्व साइड में, ये तो बता दिए हैं कि ये आधा सुलेमान आता है और इधर से हिंदू कुफ अफगानिस्तान में चल जाता है। लेकिन एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जिस पॉइंट पर लिखिए जिस पॉइंट पर हिंदू कुफ पर्वत, जिस पॉइंट पर देखिए हिमालय इस तरह बढ़ता है, जिस पॉइंट पर हिंदू कुफ पर्वत हिमालय पर्वत, ठीक है लिखिए, जिस पॉइंट पर हिंदू कुफ पर्वत, हिमालय पर्वत, सुलेमान पर्वत और कुल्लुन शान पर्वत मिलता है, वहाँ पर एक गांठ का निर्माण होता है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक गांठ, ये जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पर एक गांठ का निर्माण होता है जिसे कहते हैं, इसको यहाँ नहीं यहाँ बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो हिमालय हमारा गया है, हिमालय गया है तो हिमालय इधर जाकर इधर से निकलता है आपका सुलेमान पर्वत, एक अफगानिस्तान में चल जाता है हिंदू कुफ पर्वत, और हिमालय के उत्तर में वो स्थित है। उसको क्या बताए थे जब हिमालय का निर्माण हुआ है तो कुल्लुन शान पर्वत, तो एक कुल्लुन शान पर्वत आकर इसी पॉइंट पर मिलता है, इधर से हिमालय मिलता है और इधर से हिंदू कुफ मिलता है और इधर से सुलेमान मिलता है। चारों पर्वतों जिस पॉइंट पर मिलता है वहाँ पर एक गांठ का निर्माण हो जाता है। इस गांठ को कहते हैं पामीर का पठार। इस गांठ को क्या कहते हैं? पामीर का पठार। इसे ही दुनिया का छत कहते हैं। तब पूछता है क्वेश्चन कि पामीर के पठार पर कौन कौन से पर्वत आकर मिलते हैं? तो हिंदुकुश पर्वत, कुल्लुस्तान पर्वत, इसके बाद मिलता है आपका इधर से हिमालय जाता है, उधर से सुलेमान आता है। ये चारों पर्वतों के गांठ को ही पामीर का पठार कहते हैं। ऐसे तब बहुत सारे पठार है, इसी को क्यों दुनिया का छत कहा गया? ये इसकी एक तो हाइट बहुत ऊंची हो गई, और जो इसका जो हाइट जहाँ जिस पॉइंट पर ये मिलता है ना, ये पहाड़ी टाइप का नहीं रह गया, ये समतल भाग, यहाँ पर बसने लागे इस तरह के भाग बन गया है। ठीक है, ये प्लेन बन गया है यहाँ पर, इसलिए इसको पामीर का पठार कहते हैं। इतना समझ गए? आज हमने पढ़ा कि भारत की श्रेणियाँ, ठीक है, ये सब भारत की श्रेणियाँ हमने पढ़ लिया, चारों श्रेणियाँ। अब एक तो पॉइंट यहाँ पे पूछता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि भारत की श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण तक, हिमालय की श्रेणियाँ को उत्तर से दक्षिण तक अरेंज करें। ठीक है, अब देखिए कैसे अरेंज किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, यहीं पर याद भी हम करा देंगे आपको। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर काराकोरम, फिर है आपकी लद्दाख श्रेणी, फिर है जास्कर श्रेणी। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, फिर है आपकी ये लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर क्या है, फिर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधार श्रेणी, फिर शिवालिक श्रेणी। यही श्रेणियाँ का क्रम पूछता है। तो कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिए, कल लेने जाएंगे पीडीएस,
PDF। कल लेने जाएंगे PDF। कल से सबसे ऊपर काराकोरम, फिर है लेने से लद्दाख, फिर है जाएंगे तो जास्कर, P से पीर पंजाल, फिर से D से धौलाधार और फिर है S से शिवालिक। ये न जाने कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि हिमालय की श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण क्रम में अरेंज करें, या फिर पूछ देता है कि दक्षिण से उत्तर क्रम में अरेंज करें। तो कैसे अरेंज करेंगे? सबसे ऊपर काराकोरम, फिर नेक्स्ट नंबर पर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। ये 6 श्रेणी आपको याद करना है। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर है आपका पीर पंजाल, फिर देखिए यहाँ पर धौलाधार, फिर यहाँ पर शिवालिक। ये 6 श्रेणी आपको याद करना है। कैसे? के ऐसे याद कर लिए। देखिए अगर पूछता है क्वेश्चन उत्तर से दक्षिण क्रम तो कैसे लिखेंगे? सबसे उत्तर में देखिए काराकोरम के, फिर नेक्स्ट नंबर पर लद्दाख, फिर नेक्स्ट नंबर पर जास्कर, फिर नेक्स्ट नंबर पर पीर पंजाल, फिर नेक्स्ट नंबर पर धौलाधार, फिर नेक्स्ट नंबर पर शिवालिक। ये है क्रम, ये याद रखिएगा। अब हमको हिमालय में आज इतना ही रहने देते हैं। आज हम हिमालय की चोटियाँ को नहीं पढ़ाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हिमालय की चोटियाँ को अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और जो हिमालय से छोटी छोटी पॉइंट बचा है उसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब हिमालय में 2 चीज़ बच गया है हमारा। नदियों के आधार पर जो हिमालय का बंटवारा हुआ है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन बच गया। सिडनी बुराड ने इसका परिकल्पना किया है। और दूसरा बच गया हमारा हिमालय की चोटियाँ, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमालय की चोटियाँ पे न जाने कितने क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हर एग्जाम में हिमालय की चोटियाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट जरूर किया कीजिए, हाँ अपना राय हमको दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ कमी है बेसी है, ये कुछ जो आपको मन में डाउट है ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछिए, हम कमेंट को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और इस चैनल को अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को और दोस्तों को और जोड़ें ताकि हमारा भी मन लगता जाए, ठीक है। थैंक यू।